हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सार्थक स्टडीज पॉइंट में। हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं, जो कि हम बतला चुके हैं कि ज्यामितीय कथन को चार तरह से यूक्लिड ने विभाजन किया, उसे प्रस्तुत किया। और वो पहला था अभिग्रहित, और दूसरा था प्रमेय, और तीसरा था उपप्रमेय, और चौथा था निर्मेय या हिसाब। और हम उसी के पॉइंट्स में चार जो यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को जो चार तरह से प्रस्तुत किया, उसी चार में से पहला अभिग्रहित के अंदर के पॉइंट्स आपको आज बतलाने वाले हैं कि अभिग्रहित को आप जान जाइएगा तो आपको ज्योमेट्री में बहुत मदद मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट कीजिए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभिग्रहित का पहला पॉइंट, सरल रैखिक योग का अभिग्रहित लीनियर पेयर एक्सियम। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में पूरा बतलाते हैं आपको विस्तार से। समझिए और अपने ज्योमेट्री को आसान बनाइए। यदि यदि किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित है तो आसन्न कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। यदि यदि ए बी एक सरल रेखा है, उस पर ओसी किरण आधारित है। यदि ए बी एक सरल रेखा है, उस पर ओसी किरण आधारित है। उस पर ओसी किरण आधारित है। ये किरण है, किरण ओ सी। ए भी एक सरल रेखा है, उस पर ओसी किरण आधारित है। तो आसन्न कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। आप इस कोण का माप और इस कोण का माप अगर योगफल करते हैं माप कर, तो 180 डिग्री आना तय है। ये भी एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा है। अगर कोई भी आप किरण इधर से कोई भी खींच सकते हैं, एक लाइन, एक इस रेखा पर कोई भी किरण आधारित अगर कर सकते हैं, और फिर उसका माप आप जब करिएगा और फिर दोनों तरफ जोड़िएगा तो 180 का 180 डिग्री आएगा। तो यही है, जैसे मैं कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री आएगा। अगर जोड़िएगा इस कोण का माप करके और इस कोण का माप करके और फिर जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा। कोई भी किरण आधारित कर लीजिएगा तो 180 डिग्री आना तय है। और इसके बाद जो पॉइंट पढ़ाने वाले हैं वो इसी का विलोम है। सरल रैखिक योग का अभिग्रहित का विलोम, ये विलोम है, जस्ट इसका अपोजिट है। ये जान गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए पूरा ध्यान में, फिर आप समझ लीजिएगा तो भुलाइएगा नहीं। तो समझ लीजिए, और इसका अपोजिट साइड हम बतलाने वाले हैं दूसरा पॉइंट में, वो भी मस्त है, जिसको मिटाते हैं और बतलाते हैं। वो वाला सरल रैखिक योग का अभिग्रहित का विलोम, सरल रैखिक योग के अभिग्रहित का विलोम, ये उसी का अपोजिट है। अब ये सरल रैखिक योग के अभिग्रहित का अपोजिट है। विलोम इस अपोजिट होता है, तो उसका अपोजिट है, तो ये सरल रैखिक योग के अभिग्रहित का विलोम। यदि किसी रेखा पर कोई किरण आधारित है, और आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री है, तभी वह सरल रेखा होगी। इस पर सरल रेखा नहीं बोला गया है, सॉरी, हमने सरल रेखा बोल दिया था। सरल रेखा नहीं, उसमें सरल रेखा मान लिया गया था, मगर इसमें रेखा, मतलब कि यदि किसी रेखा पर कोई किरण आधारित होता है और यदि उस आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तभी वह सरल रेखा माना जाएगा।
जैसे ए भी एक सरल रेखा है, सॉरी ए भी एक रेखा है, ए बी, और इस पर ओसी एक किरण आधारित है। इसमें क्या है कि इसे सरल रेखा नहीं रेखा माना गया है। अगर इसका योगफल ये किरण खींचा गया है और इसका अगर योगफल इस कोण का माप और इस कोण का माप का योगफल अगर जोड़कर आ रहा है, ये दोनों कोणों को माप का अगर योगफल 180 डिग्री, तभी यह सरल रेखा होगा, तभी यह सरल रेखा होगा। ए भी एक सरल रेखा तभी बनेगा, ऐसे ये रेखा रहेगा अगर 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो। और 180 डिग्री कब नहीं आएगा, जब ये मतलब कि टेढ़ा कपड़ा अगर रहेगा रेखा, तब मतलब कि ऐसे देख रहे हैं आप, अगर ये अगर ऐसा बना रहेगा तभी यह ए भी एक ऐसा रहेगा रेखा रेखा है, तभी यह मतलब कि नहीं आ सकता है आसन कोण का 180 डिग्री, आसन कोण का योगफल 180 डिग्री, तभी वह नहीं आ सकता है। अगर ए भी एक सरल रेखा है तभी उसका 180 डिग्री योग भी होगा। जैसे में कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री होता है, तभी वह एक रेखा सरल रेखा होगा। तो इसमें अपोजिट दिया गया है, उस सरल रेखा युग के गृहित का विलोम है ये, और वो विलोम नहीं था, मतलब कि ये उल्टा है। उस पर बात यह था क्या, अगर किरण आधारित है और उसका मतलब कि अपोजिट साइड था, और इस पर अगर रेखा उसमें किरण का चल रहा था और इसमें रेखा पर आ गया, उस पर ऊपर इसमें नीचे अपोजिट साइड आ गया, तो इसमें अगर 180 डिग्री कोण का माप अगर आएगा तभी यह रेखा सरल रेखा होगा। तो हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, उसको बताएंगे, ये उस इससे अलग है तो उसको अलग से बताएंगे। इसको मिटा देते हैं और फिर उस पॉइंट को बतलाते हैं। पॉइंट बतलाने से पहले आपको एक नोट बतलाते हैं, नोट जो आपको और ही बुलंद करेगा। इस नोट को समझ लीजिए। यदि एक सरल रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु हैं तो उसे संरेख रेखा कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे, उसे संरेख बिंदु कहेंगे। जैसे में सरल रेखा ये भी एक सरल रेखा है और उस पर 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु, तो हम इसे संरेख बिंदु बनेंगे। जैसे रेखा है AOC है, तो AOC संरेख बिंदु है, संरेख बिंदु है। यदि एक सरल रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु हैं तो उसे संरेख बिंदु कहेंगे। जैसे में AOC, तो AOC संरेख बिंदु है। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं, पॉइंट पर चलते हैं, तो इसे मिटाते हैं और पॉइंट को बतलाते हैं। और हम अब पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट्स ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवगृहित का बहुत ही अच्छा पॉइंट बतला रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो को स्किप करके बीच में ना जाए, फिर आपको बाद में दिक्कत हो सकता है। अवगृहित के बारे में कुछ न कुछ दिक्कत हो जाएगा अगर पूरा ना देखेंगे वीडियो तो तीसरा पॉइंट, संगत कोण का अभिगृहित में संगत कोण का है, मतलब कि इसका भी महत्वपूर्ण है, तो इसको हम पूरा विस्तार से बतला रहे हैं।
संगत कोण की अभिगृहित कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरकछेदी रेखा काटती है तो संगत कोण समान होते हैं। पैराग्राफी ड्रा करके भी बताते हैं आपको। जब दो समांतर ये दो समांतर रेखा है, इसको एल मान लेंगे, इसको एम, और एक तिरकछेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, फिर ये रेखा को हम पी मान लेंगे। जी फोन ले लो जी, सब पैसे इसका ये ये तिरकछेदी रेखा, तो इसको पी और इसका एल एम, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये तिरकछेदी रेखा है। ये तिरकछेदी रेखा है और कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, ये कौन बाइज कर दिए इसका मतलब कि ये तिरकछेदी रेखा, ये दो समांतर रेखाएं हैं। तो यदि एल समांतर एम समांतर दो रेखाएं हैं और तिरकछेदी रेखा काट देती है, तो संगत कोण समान होते हैं या नहीं। तो समान, अगर एल समांतर एम है तो कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 4 बराबर कोण 8, ये सब संगत कोण है। संगत कोण है, ये सब संगत कोण है। और इसमें है कि दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिरछेदी रेखा काट देती है और संगत को समान हो जाते हैं। मतलब कि एक यहाँ कोण 1 का कोण 5, कोण 2 का कोण 6, कोण 4 का कोण 8, कोण 3 का कोण 7, तो संगत कोण समान हो रहे हैं। फिर इसका अगला पॉइंट पढ़ाते हैं, इसका विलोम है संगत कोण के अभिगृहित का विलोम, तो कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। तो ये अगला पॉइंट पढ़ाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अभिगृहित के बारे में जानने के लिए। ज्योमिति का बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण अभिगृहित के बारे में बता रहे हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो इसको मिटाकर हम दूसरे पॉइंट बताते हैं। दूसरा पॉइंट जो है संगत कोण के अभिगृहित का विलोम, वो था संगत कोण का अभिगृहित, और उसी का विलोम है जो अभी बतलाएंगे। संगत कोण के अभिगृहित का विलोम, इसको भी विस्तार से हम समझाएंगे। विस्तार से समझाने के लिए पहले परिभाषा लिखते हैं। संगत कोण के अभिगृहित का विलोम, जब दो समांतर रेखाएं को एक तिरकछेदी रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरकछेदी रेखा काटती है और यदि संगत कोण समान है तो रेखाएं समांतर होगी। इसमें विलोम है। अभी संगत कोण के अभिगृहित था वो, और ये संगत कोण के अभिगृहित का विलोम है। मतलब कि उसमें था कि समांतर है और संगत कोण है कि नहीं, और इसमें अगर संगत कोण है तो समांतर है कि नहीं। तो अगर संगत कोण है तो समांतर होगा। यदि एल समांतर एम, तो इसको भी बना लेते हैं ड्राइंग। ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये एल है, ये एम है, और एक छेदी रेखा काटती है। तो इसका पी रखे थे, और कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 8, कोण 7। अगर ये तिरकछेदी
तिरकछेदी रेखा काटती है दो समांतर रेखाओं को, एल समांतर एम। तो ये तिरकछेदी रेखा है और दो समांतर रेखाओं को काटा है। और यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिख दिया है, समांतर नहीं होगा। दो तो दो रेखाएं हैं जो एल और एम है, तो ये रेखाएं होंगी, समांतर नहीं अभी माना गया है। तो एल और एम, दो रेखाएं एल एम हैं। यदि एल समांतर एम तो कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, कोण 8 ये संगत यह है। तो ये संगत के कोण है, यह संगत का कोण है। तो क्या हुआ, एल समांतर एम हो जाएगा। तो एल समांतर एम होगी, समांतर है तो एल समांतर एम होगी। ये संगत कोण के अभिगृहित का विलोम है। ये भी अच्छा पॉइंट है ज्योमेट्री के, और ज्योमेट्री में अभिगृहित बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो इसका रूल आपको जानना चाहिए और ये समझ लीजिएगा। ये ज्योमेट्री का बेसिक है, बेसिक आपको समझना चाहिए। तो इसके बाद एक पॉइंट लिखेंगे वो नोट्स है, तो वो बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। तो 4 नोट्स हैं उसमें जो अभिगृहित के बारे में और अच्छे दूसरे के बारे में भी हैं। तो इसको बाद हम 4 पॉइंट आपको बताते हैं, तो समझ लीजिएगा इसके। और रटने के नहीं है, समझने का समझ लीजिएगा, फिर बुलाइएगा। न्यून कोण त्रिभुज में लंब हमेशा आधार पर होता है। हम आपको न्यून कोण 3 प्रकार के दिखाएंगे और उसमें बतलाएंगे कि हमेशा लंब आधार पर ही होता है। तो बताते हैं। ये लंब है, लंब ए बी सी त्रिभुज में लंब, ये लंब है। बीसी लंब हो गया, मतलब कि बीसी आधार है और उसी पर इसको डी मान सकते हैं। तो एडी लंब है। और इसमें देखिए एबीसी त्रिभुज में आधार पर लंब है। देख रहे हैं, आधार पर लंब है। डीसी लंब है। एबी आधार पर डीसी लंब है। और इसमें बतलाते हैं। इस पर देखिए एसी आधार है और उस पर लंब बीएन लंब है आधार पर। तो न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा लंब आधार पर ही होता है। और हम इसका ही मेन विस्तार करके बतलाते हैं इस पॉइंट पे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसी 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 और आधार बीसी है, बीसी और इसमें ऊंचाई इसको मान लीजिएगा एडी लंब, एडी। और इसमें देखिए इसमें भी ऐसे होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसी ABC। तो इसमें देखिए डी लंब है, ए बी आधार पर बी लंब है। इसमें ए बी आधार है और BC लंब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिर्फ यहाँ ये वाला लिखे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुना आधार होगा AB, फिर गुना DC लंब ऊंचाई। और इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC में आधार 1/2 गुना आधार AC आधार गुना BN लंब ऊंचाई BN लंब। तो इसी प्रकार ये पहला पॉइंट
भी समझ गए होंगे कि न्यूनकोण में हमेशा लंब आधार पर ही होता है। दूसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नोट 2, अधिक कोण त्रिभुज में लंब आधार के बढ़ाए हुए भाग पर रहता है। इसका भी फिगर हम बनाकर पूरा विस्तार से समझाते हैं। तो इसमें ए से ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज है। और इसमें हम अधिक कोण त्रिभुज में ऐसे ऐसे मतलब कि ऐसे हम लंब नहीं ले सकते हैं। लंब शीर्ष पर होता है, लंब हमेशा शीर्ष पर होता है। और बीसी आधार है। फिर इसको ऐसे 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 करके फिर इसको ऐसे मतलब कि बाहर लंब अधिक कोण में बाहर आ जाता है। ए देख रहे हैं, तो इसमें लंब बन रहा है डी ए बीसी आधार पर है। तो इस पर लिखा भी है कि अधिक कोण त्रिभुज में लंब आधार के बढ़ाए हुए भाग पर आ जाता है, मतलब कि बाहरी ओर आ जाता है। तो इसमें ऐसा हो गया। फिर देखिए आधार इसमें बीसी है, अगुना इसमें ऊंचाई लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं। तो इसमें ऊंचाई है एडी तो एडी इसमें ऊंचाई है। उसी तरह ये सब भी है, तो ए बी सी फिर इसमें भी थोड़ा मतलब कि बढ़ जाता है। अधिक कोण त्रिभुज में लंब आधार के बढ़ाए भाग पर चला जाता है, मतलब बाहरी की ओर। तो इसमें भी ऐसे ही होगा। फिर इसको ऐसे ही दीजिएगा। इसमें सी बी आधार है और इसमें डी ए लंब हो जाएगा, मतलब कि ऊंचाई। फिर इसमें भी ऐसे होगा। इसमें आधार सी ए है और इसमें मतलब कि लंब ऊंचाई डी बी हो गया। तो उसी तरह ये सब भी होगा इस तरह, मतलब कि ये सब पर यूज कर सकते हैं। आधार गुना ऊंचाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हो जाएगा मेन ये वाला बी सी, और इसमें आधार हो जाएगा सी बी, और इसमें आधार हो जाएगा इसमें सी ए इसमें सी ए, इसमें सी बी, और इसमें डी सी बी सी। और इसमें लंब है, इसमें लंब डी ए या ए डी भी बोल सकते हैं, और इसमें लंब है ए डी या ए डी भी बोल सकते हैं, और इसमें भी लंब है डी बी या बी डी भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह इस पर यूज करके तो ये दूसरा पॉइंट था, अधिक कोण त्रिभुज में लंब आधार के बढ़ाए हुए भाग पर चला जाता है। ये बहुत ही अच्छा नोट है, लिख लीजिए और समझ लीजिए। फिर हम तीसरा रूल बताते हैं। 3 ही रूल हैं इसमें जो बहुत ही फायदेमंद है। चौथा रूल हम गायब कर दिए, वो भी अच्छा नहीं था तो गायब कर दिए उसको। तो तीसरा रूल इसको मिटा के बतलाते हैं। आई होप कि ये सब आप समझ गए होंगे। तो हम आपको महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट्स नोट्स आपको बतलाएंगे, जो आपको समझेंगे तो ज्योमेट्री में बहुत काम देंगे। तो इसको मिटाते हैं और आपको नोट्स बतलाते हैं। तीसरा रूल, एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये आधार है, ये BC आधार है, और इसी में ये समांतर रेखाएं हैं AD समांतर BC, और इसके बीच के अंदर में 2 त्रिभुज बन रहे हैं, 2 त्रिभुज, और उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। अगर दोनों का क्षेत्रफल निकालिएगा तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। देख रहे हैं, जैसे इसको मिटा दीजिए इसको, तो ABC एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC, इसको ABC और फिर इसको मिला हटा दीजिएगा तो DBC एरिया ऑफ रेक्टेंगल DBC, मतलब कि उसमें समांतर रेखाओं के अंदर में बीच में 2 त्रिभुज बन रहा है और उसका क्षेत्रफल बराबर ही होगा।
मतलब कि एक आधार पर समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज बन रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो देखिए ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी मतलब कि इक्वल टू होंगे, इक्वल दोनों बराबर ही होंगे। एक ही आधार पर अगर समांतर रेखाओं के अंदर बीच में दो त्रिभुज बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। तो इसमें बन रहा है डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी और ए बी सी। डी बी सी बोल सकते हैं, ऐसे डी बी सी या सी बी डी भी बोल सकते हैं। और इसको मिटा दीजिएगा तो देखिए ए बी सी या सी बी ए। तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। ये पॉइंट कैसा लगा? मस्त लगा। और आई होप कि वीडियो आपको पूरा ज्योमेट्री से पूरा लेवल तक से बताए हैं पूरा, तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसको समझ लीजिए, फिर ज्योमेट्री का बेस यही है जो बताएं। तो अगर हमारा वीडियो ज्योमेट्री में बताएं जो सब अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करिए। और मिलेंगे ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।